ओके स्टूडेंट, हम लोग वेक्टर का नेक्स्ट क्लास देखने जा रहे हैं। यहाँ तक मैं आपको पढ़ाया था, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं सपोज कर रहा हूँ, बी सपोज दैट वेक्टर ए एंड बी are present in whiteboard। मतलब जो मेरा व्हाइट बोर्ड का प्लेन है, मैं सपोज कर लिया कि मेरा ए और बी व्हाइट बोर्ड में ही है, करेक्ट। तो अभी जो मैं ए क्रॉस बी का डिफरेंशियल लिखवाया तो उसमें मैं क्या बोला कि ए क्रॉस बी, पहला बात तो है कि ए क्रॉस बी, ए अलग वेक्टर, यहाँ एक मिनट देखिएगा, ए अलग वेक्टर, बी अलग वेक्टर और ए क्रॉस बी एक अलग वेक्टर। तो दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा वो भी एक क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ओके, सिग्नल ब्रेक हो रहा है क्या? ओके, तो हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो एक्चुअल है स्टूडेंट कि बी सपोज दैट वेक्टर ए एंड बी आर प्रेजेंट इन व्हाइट बोर्ड प्लेन। तो पहला बात तो कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। तो आपसे कोई पूछेगा ए क्रॉस बी एक कितना वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी वन वेक्टर रहेगा। ए क्रॉस, यस, ये तो रिजल्ट है ना। तो ए क्रॉस बी को क्या हम लोग एक वेक्टर का जैसा, कोई बात नहीं, ए क्रॉस बी को हम लोग एक वेक्टर के जैसा ट्रीट कर सकते हैं। इट इज काइंड ऑफ सी, है ना। यस, नेक्स्ट बोला गया है कि ए क्रॉस, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी एक वेक्टर रहेगा, बट वो वेक्टर किस प्लेन पे परपेंडिकुलर रहेगा? वो वेक्टर उस प्लेन पे परपेंडिकुलर रहेगा जिस प्लेन में वेक्टर ए और बी होगा, हाँ या ना। नहीं, मतलब 3D, यस, इसका मतलब है, मैं बता रहा हूं, वहां पे आ रहा हूं कि अब यहां पे जो राइट जो क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंशियल था उसमें क्या बोला गया था कि इन दोनों वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा वो तो उस प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में ए और बी होगा। तो ए और बी मेरा व्हाइट बोर्ड में है, करेक्ट। तो यहां देखिए, ध्यान से देखिएगा, तो जो मेरा इसका क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा उन्हें लगता है कि इस व्हाइट बोर्ड में परपेंडिकुलर होगा, हाँ या ना। अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ ए क्रॉस बी, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, जो मैंने दो पॉइंट लिखवाया, करेक्ट। तो यहां देखिए, अब जब मैं बोल दिया कि मेरा ए क्रॉस बी जो वेक्टर है वो इस व्हाइट बोर्ड पे परपेंडिकुलर रहेगा, तो अगर मेरा मार्कर व्हाइट बोर्ड पे परपेंडिकुलर, ध्यान सुनिएगा, अगर मेरा मार्कर व्हाइट बोर्ड पे परपेंडिकुलर है तो आपको नहीं लगता कि इस व्हाइट बोर्ड में एग्जिस्ट करने वाला हर लाइन पे परपेंडिकुलर रहेगा, हाँ या ना। दैट्स वाई अगर आपसे कोई पूछेगा ए क्रॉस बी तो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो क्या ए क्रॉस बी ए पे परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा, हाँ या ना। और ए क्रॉस बी बी पे परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्रॉस बी ए और बी के रिजल्टेंट पे परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ए क्रॉस बी जो है वो इस व्हाइट बोर्ड में एग्जिस्ट करने वाले हर एरो पे परपेंडिकुलर होगा, करेक्ट। पहला बात यहां तक समझ में आ गया। तो देखिए इस डायग्राम में ए क्रॉस बी का मैं बी के साथ कितना एंगल दिखाया हूं, देखिए तो, और ए क्रॉस बी का ए के साथ भी कितना एंगल दिखाया हूं, 90 डिग्री। तो 90 होना भी तो चाहिए था। देखिए इसके साथ भी 90 और इसके साथ भी 90। अब नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट क्या लिखवाया, सेकेंड पॉइंट लिखवाया स्टूडेंट कि ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन रहता है उस डायरेक्शन को निकालने के लिए दो टाइप का रूल निकाला गया है।
जिसका एक रूल का नाम है राइट हैंडेड स्क्रू रूल और एक दूसरे रूल का नाम है राइट हैंड थंब रूल। क्या नाम है? राइट हैंड थंब रूल। तो कहीं कहीं पे इसको राइट हैंडेड स्क्रू रूल नाम दिया था, कहीं कहीं पे राइट हैंडेड थंब रूल। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि अकॉर्डिंग तो ये किसके लिए? फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ डायरेक्शन तो निकल गया, परपेंडिकुलर नहीं निकला। परपेंडिकुलर मैं बोलूँ व्हाइट बोर्ड का परपेंडिकुलर, तो व्हाइट बोर्ड का परपेंडिकुलर अवे फ्रॉम द व्हाइट बोर्ड भी हो सकता है, टुवर्ड द व्हाइट बोर्ड भी हो सकता है, हाँ या ना? ऐसा भी तो हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, करेक्ट? दैट्स भाई, अब परपेंडिकुलर तो समझ में आ गया, अब अवे फ्रॉम द व्हाइट बोर्ड रहेगा या टुवर्ड द व्हाइट बोर्ड रहेगा, इसके लिए रूल दिया गया है राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल। तो पहले राइट हैंड थंब रूल समझ लेते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग बोला गया है, बाद में इसको भूल जाना है या याद रखिए तो और भी अच्छा है। तो राइट हैंड थंब रूल में बोला गया है कि आपका राइट हैंड का फिंगर को एक्सेप्ट थंब, और इसमें यहां देखिए ए क्रॉस बी में, सब लोग यहां देखिएगा प्लीज, ए क्रॉस बी में पहले कौन है? बी है या पहले ए है? यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। तो ए क्रॉस बी में पहले ए है, तो ए के अलोंग आप अपना राइट हैंड का फिंगर लेके जाइए, करेक्ट? इस राइट हैंड के फिंगर कर्ल योर फिंगर थ्रू द स्मॉलर एंगल, क्योंकि यहां पे दो एंगल ना, एक एंगल ए भी तो रहेगा, तो इसमें बिगर एंगल, ये तो बिगर एंगल था, इसके थ्रू नहीं, थ्रू अ स्मॉलर एंगल। लेकिन कहां से? राइट हैंड के बाकी स्तंभ को छोड़कर बाकी फिंगर को अलोंग द वेक्टर ए। तो ये रूल है, जो पहले रहेगा उसके अलोंग रखना है। एंड कर्ल योर फिंगर, जब और कर्ल योर फिंगर, लेकिन किस एंगल के थ्रू मूव करते हुए कर्ल योर फिंगर? कर्ल अ स्मॉलर एंगल। तो जो थंब का डायरेक्शन है, तो थंब का डायरेक्शन किधर हुआ स्टूडेंट? आउटवर्ड। और जब ए से बी की तरफ अपना फिंगर कर्ल कर रहे थे, तो देखिए तो नहीं लग रहा था कि आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे थे, हाँ या ना? तो आज के बाद स्टूडेंट एंटी क्लॉकवाइज अगर मूव करते हैं, किस वाइज? तो उसका रहेगा आउटवर्ड। किधर रहेगा स्टूडेंट? आउटवर्ड रहेगा। इसका मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर आप इसमें कैसे, क्या ऐसे एग्जाम में ऐसे करते रहेंगे? तो मैं ऐसे नहीं करूंगा। अब मैं देखूंगा कि ए से बी पे जाना है और मूवमेंट लूंगा ए से बी पे थ्रू स्मॉलर एंगल, ऐसे यहाँ से घूमूंगा, और अगर मुझे एंटी क्लॉकवाइज मिल गया तो ये दिमाग में रहेगा कि परपेंडिकुलर होगा, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब आउटवर्ड। आज को करेक्ट हो गया ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तो सेम डायग्राम में अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए अगर B क्रॉस A रहता तो B क्रॉस, तो यस, तो B क्रॉस A में पहले राइट हैंड का बात करते हैं, बाद में तो हम लोग जनरलाइज कर ही देंगे। तो राइट, अब अपना फिंगर को, राइट हैंड के फिंगर को किधर? अलोंग B एंड कर्ल योर फिंगर। तो अब किधर जाना है? अब पहले B है, तो B से A पे थ्रू बिगर एंगल या स्मॉलर एंगल? स्मॉलर एंगल। तो अब इसको मूव करते थे नहीं, ताकि इनवर्ड है। तो और जब B से A पे आ रहे हैं स्टूडेंट, तो आपका मूवमेंट किधर हुआ? तो आज के बाद क्लॉकवाइज का मतलब कैसा डायरेक्शन? इनवर्ड। इसका मतलब अगर आप राइट हैंड भूल भी गए और सिर्फ इतना भी याद रखते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब आउटवर्ड और क्लॉकवाइज मतलब इनवर्ड, हाँ या ना? चलिए पेन दीजिए तो सर। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये हम लोग के टाइम से ही पेन चलते आ रहा है लिंक का, और आप लोग के पास पेन होगा ना ऐसा?
ठीक है, चलिए इस पेन को यहाँ जो है उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। कौन सा भाई? तो यस घुमाना है। तो देखिए, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमने से वो टाइट हुआ या लूज हुआ? लूज हुआ ना। तो लूज हो एंट और इस, अरे फिर से एक बार, एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाना है। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर मूव कर घुमाते हैं तो ये जो यहाँ पे हो रहा है वो टाइट हो रहा है या लूज हो रहा है? लूज हो रहा है। तो लूज हो रहा है तो इनसाइड जा रहा है या आउटसाइड आ रहा है? वेरी गुड। और अब इसको क्लॉकवाइज कीजिए तो इनवर्ट, मतलब टाइट हो रहा है। तो एक्चुअल में हम लोग इंडिया में जो भी स्क्रू बनता है वो राइट हैंडेड स्क्रू है। कौन सा हैंडेड? यस। और राइट हैंडेड स्क्रू का एक प्रॉपर्टी होता है कि उसको अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाइएगा तो वो लूज होगा, मतलब ऊपर आएगा आउटवर्ड, और क्लॉकवाइज घुमाइएगा तो इनवर्ड होगा। चलिए स्टूडेंट, ये मार्कर देख रहे हैं? ते मार्कर है, ये है लग्जर कंपनी का है। और यहां देखिए, आप लोग बता सकते हैं कि मैं इसको कैसे घुमा रहा हूं? क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं स्टूडेंट, ठीक है। ये बड़ा एक्सेप्शनल मार्कर है, इसको इस मार्कर का एग्जांपल मत याद रखिएगा। और इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो टाइट हो रहा है, बाकी कहीं पर ऐसा नहीं मिलेगा। जितना भी हम लोग घर में अपना, ये अमेरिकन कंपनी है, वो लोग सारा काम उल्टा करके सबसे आगे हैं। वो लोग सारा काम उल्टा करते हैं। देखते नहीं, हॉलीवुड का मूवी देखते रहते हैं तो वो लोग, हम लोग ऑन जब करते हैं लाइट तो वहाँ पर ऐसे वो ऑफ करते हैं। हम लोग स्टेयरिंग को राइट में तो लेफ्ट में करके, इसको सारा काम उल्टा करके सबसे सीधा हैं, सबसे आगे हैं। तो ये मैं दिस इज द एक्सेप्शनल मार्कर। तो ये जो मार्कर का स्क्रू है वो राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है? लेफ्ट हैंडेड। इसका मतलब हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्रू? इसका दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, राइट हैंडेड भी और लेफ्ट हैंडेड। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर हम लोग कौन सा याद रखें? प्लीज़ मेरा काइंड रिक्वेस्ट है, आप लोग को जो अभी सिखा रहे हैं प्लीज़ वही, यस यही याद रखिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं बोल दीजिए नहीं उल्टा होता है, ये राकेश सर के पास मार्कर है जाके देख लेना, तो ऐसा नहीं। ओके, तो अब तो समझ में आ गया ना। तो आप लोग क्या क्या याद रखिएगा? बस मैं आप लोग को बता रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब आउटवर्ड और क्लॉकवाइज मतलब इनवर्ड। ओके, अब यहां देखिए स्टूडेंट, इसका मतलब ए तो समझ में आ गया डायग्राम से कि ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू ए, है ना? ऑब्जर्वेशन, ए क्रॉस बी ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी, है ना? एंड ए क्रॉस बी ऑल्सो परपेंडिकुलर टू रिजल्टेंट of what? A प्लस बी। बिकॉज अगर ए है ए और ए है बी, तो इसका रिजल्टेंट तो यही रहेगा ना, आर।
और ए है मेरा बी, तो ए वेक्टर मेरा जो ए क्रॉस बी वेक्टर है, ए क्रॉस बी, जिसको मैं समझाने के लिए एक नाम दे रहा हूँ सी, तो जब मैं बोल दिया कि ये पूरे प्लेन पे ही परपेंडिकुलर है, तो डैम से ए बी पे भी परपेंडिकुलर रहेगा, ए पे भी परपेंडिकुलर रहेगा, और ये तो आर पे भी तो परपेंडिकुलर रहेगा। ये तो उस प्लेन में एग्जिस्ट करने वाले हर लाइन पे परपेंडिकुलर हो गया, करेक्ट? ओके, यहां तक समझ में आ गया। अब चलिए, तो ए क्रॉस बी के लिए ए डायरेक्शन है आउटवर्ड। कौन सा डायरेक्शन है स्टूडेंट? तो आउटवर्ड के लिए मैं यहाँ पे इसको फिक्स तो नहीं कर सकता था, बट उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं डॉटेड लाइन से दिखाया। किसे दिखाया? अगर ए और बी को बोल्ड लाइन से दिखा रहे हैं और इस फील करा रहे हैं कि मेरा व्हाइट बोर्ड में है, तो इसको डॉटेड लाइन का मतलब मेरा आउटवर्ड इसके लिए। तो अगर मैं यहां पे बोलूंगा कि बी क्रॉस से क्या होगा, इनवर्ड, हाँ या ना? तो ए किसका डायरेक्शन रहेगा स्टूडेंट? और अब अगर आपसे कोई पूछेगा एंगल विद ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच में कितना एंगल, तो कोई पूछेगा आउटवर्ड और वेरी गुड, कोई पूछेगा आउटवर्ड और इनवर्ड के बीच में कितना एंगल, तो क्या बोलना है? 180। इसका मतलब है एंगल बिटवीन, हाँ मैं एक मिनट खाली लिख लेता हूँ, उसके बाद बोलता हूँ। स्टूडेंट मैं ये बोल रहा हूँ कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच में एंगल क्या रहेगा? तो ए क्रॉस बी अगर आउटवर्ड है तो नहीं लेता बी क्रॉस ए इनवर्ड रहेगा, हाँ या ना? तो आउटवर्ड और इनवर्ड के बीच में कितना एंगल रहेगा स्टूडेंट? 180 डिग्री रहेगा, करेक्ट? अब यहां देखिए, तो अब आपसे कोई पूछेगा कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम वेक्टर या डिफरेंट वेक्टर? तो डिफरेंट वेक्टर क्यों? वेरी गुड, क्योंकि सर मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है, बट डायरेक्शन सेम नहीं है। दैट्स वाई ए क्रॉस नहीं, लेकिन मुझे बताना था कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम वेक्टर या डिफरेंट वेक्टर है? डिफरेंट वेक्टर। इसका लेकिन व्हाट अबाउट ए डॉट बी और बी डॉट ए? वेक्टर तो होता ही नहीं ए डॉट बी, यस, लेकिन यहां पे जस्ट कि ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होता है। इसका मतलब है कि यहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ या ना? पहले एक ए डॉट बी कर दीजिए या बी डॉट ए कर दीजिए, मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कौन सा लॉ को ओबे करता है? बट क्या क्रॉस प्रोडक्ट में क्या ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, या ऑर्डर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट? इतना इंपॉर्टेंट है कि जस्ट 180 से उल्टा कर देता है, नहीं? इसका मतलब है कि ये क्या, इसका मतलब ये हुआ कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट डज वेरी गुड, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट ओबे लॉ ऑफ कम्यूटेटिविटी। तो क्या इसको यहां पे लिख लेंगे एरो देकर? यहां पे जगह नहीं, आप लोग लिख लीजिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डज नॉट ओबे लॉ ऑफ कम्यूटेटिविटी, करेक्ट? अब देखिए, ए क्रॉस बी का डिफाइनिंग फार्मूला होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा, यूनिट वेक्टर, करेक्ट? ध्यान से देखिएगा,
दिस इज द डिफाइनिंग इक्वेशन जहां पे ए क्या रिप्रेजेंट करेगा। और ये बताइए यहां, एक मिनट, थीटा क्या है? ए एंड बी, वेरी गुड। बट ये तो पहले से ही आपको पता है ना कि दो वेक्टर के बीच में मिनिमम एंगल 0 और मैक्सिमम 180, हाँ है ना? दो वेक्टर के बीच में मिनिमम एंगल 0 मैक्सिमम 180। तो देखिए ए भी मैग्नीट्यूड, ए भी मैग्नीट्यूड, और 0 से 180 के बीच में क्या साइन का साइन निगेटिव होगा? इसका मतलब एक पूरा क्वांटिटी। तो एक्चुअली मुझे यहाँ पे मॉडुलस लगाना चाहिए था, बट फिर भी मैं मॉडुलस नहीं लगाया क्योंकि मुझे पता है कि 0 से 180 के बीच साइन का साइन निगेटिव नहीं होगा। तो ए हो गया थीटा इज एंगल बिटवीन, ए है ए का मैग्नीट्यूड, बी है बी का मैग्नीट्यूड, और साइन थीटा, तो वैल्यू ऑफ साइन थीटा। और ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट? वेरी गुड, डायरेक्शन ऑफ व्हाट? ए क्रॉस। तो बोले किसी वेक्टर का, हर वेक्टर का डायरेक्शन के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव वेक्टर है ना? हर वेक्टर के डायरेक्शन के लिए उसका एक रिप्रेजेंटेटिव वेक्टर होता है जो उसको सिर्फ उसका काम होता है सिर्फ उसका डायरेक्शन को बताना, और उस वेक्टर का नाम होता है यूनिट वेक्टर, है ना? इसका मतलब एन क्या है? एन क्या है? यूनिट वेक्टर, वेरी गुड, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? ए क्रॉस। तो आपको नहीं लगता है कि एन का जो इस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन दो ही होगा, या तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, अवे फ्रॉम द प्लेन, या टुवर्ड्स द प्लेन, है ना? इसका तो डायरेक्शन दो ही होगा ना। It is away from the plane and perpendicular to the plane containing A and B, या it is towards the plane and perpendicular to the plane containing A and B। दो ही बात हो सकता है, करेक्ट? ओके, अब चलिए स्टूडेंट, अगर थीटा का वैल्यू 0 हो गया, इसका मतलब, तो बोलना कि सर थीटा का वैल्यू 0 होने का मतलब है सर कि ए और बी दोनों का डायरेक्शन सेम है, हाँ है ना? और थीटा का वैल्यू अगर 180 हो गया, इसका मतलब जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। और इस सिचुएशन के लिए ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या होगा? तो ए क्रॉस बी के लिए आप यही लिखिएगा ना, ए बी साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? 0। और एक इस सिचुएशन के लिए ए क्रॉस बी लिखते हैं तो आप यही लिखिएगा ना, ए बी साइन 180, और साइन 180 का वैल्यू तो 0 होता है। और देखिए यहाँ पे पैरेलल है, यहाँ पे एंटी पैरेलल। क्या है स्टूडेंट? ये पैरेलल है, ये एंटी पैरेलल है। बट पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, उसको तो हम लोग कोलिनियर बोल सकते हैं, हाँ या ना? उसको कोलिनियर बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? वेरी गुड। इसका मतलब है कि यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट कि आज के बाद दो वेक्टर आपस में कोलिनियर है। कोलिनियर में दोनों कैसा आ जाएगा? पॉइंट टू बी नोटेड, कोलिनियर में दोनों आ जाएगा, पैरेलल भी और एंटी पैरेलल भी। तो आज के बाद दो वेक्टर कोलिनियर है या नहीं है, उसको क्रॉस चेक करने का क्या तरीका है कि उन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए। क्या ले लीजिए? और अगर क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू 0 हो गया, क्या हो गया? 0 हो गया, तो वहां से प्रूफ हो गया कि वेक्टर ए और बी आर व्हाट? कोलिनियर वेक्टर, है या ना? तो एक लाइन लिख लीजिए, कंडीशन फॉर कोलिनियर ऑफ टू वेक्टर, कंडीशन फॉर कोलिनियर ऑफ टू वेक्टर,
इफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर if cross product of two vector becomes 0, then both vector are collinear vector. Then both vector are collinear vector. हाँ, कोप्लेनार का मतलब क्या है? वेरी गुड। कोलिनियर का मतलब अलोंग द सेम लाइन। दो वेक्टर आपको दे दिए, समथिंग लाइक दिस, लाइक 2i प्लस 3j प्लस 4k, और एक दे दिए -3i, लिखना नहीं है, 5j प्लस 7k, और आपको बोल दिया कि आप प्रूफ करके बताइए कि वेक्टर ए और बी कोलिनियर वेक्टर है। क्या प्रूफ करके बताना है? जैसे इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का एक क्वेश्चन दिए थे पिछले क्लास में कि प्रूव दैट वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, याद है? तो आप क्या किए थे? ए डॉट बी का वैल्यू निकाले थे, और अगर ए डॉट बी का वैल्यू 0 हो गया मतलब ये प्रूफ हो जाता है कि ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, करेक्ट? वैसे ही यहाँ पे एक नया बात, यहाँ देख रहे हैं कि अगर साइन, यहाँ पे साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 180 का वैल्यू 0 होता है, तो ए क्रॉस बी का, इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी का वैल्यू 0 तभी होगा। देखिए, आप कोई पूछेगा ए क्रॉस बी का वैल्यू 0 और ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, मतलब ए और बी वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है, इट इज नॉट द नल वेक्टर, मतलब वैल्यू ऑफ ए और बी कुछ ना कुछ है। और तब कोई पूछेगा कि ए क्रॉस बी का वैल्यू 0 कब होगा, तो ऑब्वियसली ए क्रॉस बी का इस कंडीशन को मानते हुए ए क्रॉस बी का वैल्यू 0 तब होगा जब दोनों के बीच में या तो एंगल 0 रहेगा और नहीं तो एंगल क्या रहेगा? 180 रहे। अब इसमें से कुछ स्टूडेंट बोल सकते हैं सर एक लाइन पे नहीं भी तो हो सकता है, पैरेलल भी तो हो सकता, ऐसे भी तो रह सकता, थोड़ा गैप रहेगा लेकिन डायरेक्शन सेम रहेगा, हाँ या ना? तो मैं बोलूँगा सर ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ लाते हैं तो वही सेम ही वेक्टर रह जाएगा। हाँ, यस, शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट, हाँ या ना? ठीक है, तो आप लोग कंडीशन लिख लिए, क्या लिखे बोलिए तो जरा एक लाइन। इफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर बिकम 0, इट मीन्स वेक्टर ए एंड बी आर व्हाट? कोलिनियर। और कोलिनियर में दोनों आ जाएगा, पैरेलल भी और एंटी पैरेलल भी। चलिए अब यहां देखिए स्टूडेंट, ए क्रॉस बी इक्वल टू यही था ना, ए बी साइन थीटा एन कैप, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा स्टूडेंट? वेरी गुड, ए बी साइन थीटा। अब तब यहां पे किसी का ऑडियो थोड़ा सा डिस्टर्ब है, उसको देख लीजिए। तो तब अगर पूछा जाएगा फॉर गिवन वैल्यू ऑफ ए एंड बी, आज जब ए और बी पे एरो नहीं दे रहे मतलब उसका मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी, व्हाट इज द एंगल फॉर विच मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी बिकम्स मैक्सिमम? For given value of A and B, what is the angle for which magnitude of A cross B becomes what? Maximum. तो इस वैल्यू का मैक्सिमम वैल्यू फॉर ए और बी को कांस्टेंट रखते हुए दिया हुआ है और सिर्फ थीटा को चेंज करना है, तो नहीं रहता कि साइन थीटा इक्वल टू 90 रहेगा तो मैक्सिमम रहेगा, क्या रहेगा? ए बी साइन 90, हाँ या ना? वैल्यू क्या रहेगा? ए बी रहेगा। किस एंगल पे स्टूडेंट?
90 डिग्री पे, यहाँ तक आ जाइए। अब एक बहुत छोटा सा प्रॉब्लम बनाइए, ए क्रॉस बी डॉट ए का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट? ए क्रॉस बी डॉट ए, तो ए क्रॉस बी डॉट ए का वैल्यू, तो इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट ए क्रॉस बी को आप क्या वेक्टर सी मान सकते हैं, हाँ या ना? और ए बताइए, ए क्रॉस बी भी तो एक वेक्टर ही है ना, तो ए क्रॉस बी वेक्टर ए पे क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ए क्रॉस बी को अगर सी मान लिए तो सी डॉट ए पूछ रहे हैं, और सी डॉट ए के लिए आप यही लिखते हैं ना, सी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड कॉस 90, हाँ या ना? और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है? तो ये तो पहले से ही जान रहे थे, इसमें सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट था क्या? ए कितना, ए क्रॉस बी कितना वेक्टर, दो वेक्टर या एक वेक्टर? तो ए वन ऑफ द वेक्टर और ए अदर वेक्टर, और दो वेक्टर के बीच में एंगल अगर 90 है तो ऑब्जर्व करवा के बताए थे ना, ये तो डिफरेंशियल का पार्ट था। तो इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में एंगल कितना था? 90। तो दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल 90 रहेगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है स्टूडेंट? 0 होता है, हाँ या ना? तो एक टफ क्वेश्चन था। अब कोई पूछेगा ए क्रॉस बी डॉट बी क्या होगा? 0। ए क्रॉस बी डॉट आर क्या होगा? 0। लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग होंगे कि नहीं सर थोड़ा सा आर को ऐसा लिख लेते तो बढ़िया रहता, रिजल्टेंट इक्वल टू ए प्लस बी, नहीं, कौन सा वैल्यू? दिस वन या ए ए ए ए दिस वन? ए क्रॉस बी डॉट ए, सबसे पहले ए क्रॉस बी, अब वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर ए पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, हाँ या ना? ओके। और दो वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? तो वही तो मैं बोल रहा हूं कि ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी कितना वेक्टर? वन वेक्टर। तो ए वेक्टर और ए वेक्टर आपस में क्या है? तो अब इसमें कंफ्यूजन कहाँ होता है? मैं समझ गया कंफ्यूजन कहाँ होता है। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा लिखना शुरू करेंगे तो वो करने से पहले ही तो आंसर आ गया। ए क्रॉस बी को वेक्टर सी मान लेंगे, करेक्ट? और सी डॉट ए तो नहीं लगता कि कॉस 90 सबको 0 कर देगा एक लाइन से? वैसे ही ए क्रॉस बी डॉट बी क्या हो जाएगा? 0। और ए क्रॉस बी डॉट आर क्या हो जाएगा? वेयर आर इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, 0 हो जाएगा। फिर भी आर के बदले कुछ स्टूडेंट ऐसा लिखना चाहेंगे कि सर ए क्रॉस बी और आर के बदले लिखेंगे ए प्लस बी, तो कोई बात नहीं है, आप इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए ना, ए और ए क्रॉस बी डॉट बी, तो नहीं लगता कि ए भी 0 और ए भी 0, हाँ या ना? समझ गए? इसके बाद मैंने ए लिख दिया, तो बात तो एक ही है ना। अब चलिए ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस ए का वैल्यू क्या होगा? डू इट फास्ट।
सही सही बोलिएगा। और मैं एक चीज दे रहा हूं, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। और यकीन मानिए एग्जाम मैंने क्या लिखा है स्टूडेंट, पूरा एक बार पढ़ तो लीजिए मेरे बातों को। क्या लिखा है, थीटा कौन सा एंगल मैं बोल रहा हूं? मैंने क्या ये बोला कि थीटा इज द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए है? देन मैंने क्या बोला, थीटा मैं दे रहा हूं, थीटा ये मैं इंफॉर्मेशन दिया कि थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। मैंने ये नहीं बोला कि थीटा इज द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस। ये तो मैंने अभी जस्ट पढ़ाया कि 180 होता है। आप लोग क्वेश्चन को समझे? चलिए आंसर बोलिए। हाँ, वैल्यू निकालना है। माइनस ए वी थोड़ा सा मिस्टेक कर गया। यस, देखिए तो स्टूडेंट ऐसे लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस ए क्लियर नहीं लेता कि? वेरी गुड। तो ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस ए के लिए क्या ऐसे लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि ए भी तो एक वेक्टर है ना, जस्ट लाइक सी, हाँ है ना। अब बी क्रॉस ए भी तो एक वेक्टर है, जस्ट लाइक सी डैश। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड, और इस सी और सी डैश के बीच में कितना एंगल, 180। और इसका मैग्नीट्यूड कितना, तो इसका मैग्नीट्यूड के लिए मॉडुलस लीजिएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा ना स्टूडेंट, ए बी साइन थीटा, हाँ या ना, मैग्नीट्यूड। अब बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड तो बी ए साइन थीटा, तो यहां पे क्या लिख देंगे, ए बी साइन थीटा, बी ए साइन थीटा, और कॉस 180 कितना होता है, तो नहीं लेता कि माइनस ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, हाँ या ना। तो ये ऑब्जेक्टिव कभी पूछा हुआ है, तो अब लगता है कि अगर आएगा तो आप लोग बना दीजिएगा, ओके, हो जाएगा। अब नेक्स्ट, ए क्रॉस ए क्या होता है स्टूडेंट, बोलिए फास्ट। यही लिखिएगा ना सर, ए क्रॉस ए का मतलब ए का मैग्नीट्यूड साइन 0, हाँ या ना, कितना हो जाएगा 0। तो वेरी गुड। तो आपसे कोई पूछेगा आई क्रॉस आई क्या होता है, मतलब यही, यस। जे क्रॉस जे क्या होता है, और के क्रॉस के क्या होता है,
किसके बीच में? कोई बात नहीं, यहाँ देखिए फिर से एक बार ए बताइए स्टूडेंट कि ए क्रॉस बी किधर लिखें? जिधर आप बोलिए आज उधर ही लिखेंगे। ए क्रॉस बी में ए से बी तक मूव करें ना, तो कैसे हुआ स्टूडेंट इसका मूवमेंट? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब आउटवर्ड, हाँ या ना? अब बी क्रॉस ए का मतलब ए है यस, तो एक है इनवर्ड और एक है आउटवर्ड। ये टिप है वो एरो को बता रहा है डायरेक्शन, तो एंगल के यस यस। अब देखिए मैं एग्जांपल देके फंस गया, लेकिन एग्जांपल बहुत बढ़िया एग्जांपल था। यहाँ से मैंने एक चीज़ सीखा कि ओके दो टाइप का स्क्रू बन सकता है, एक राइट हैंडेड स्क्रू, एक लेफ्ट हैंडेड स्क्रू। तो एक्चुअली दो टाइप का कोऑर्डिनेट सिस्टम भी है, एक राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है और एक लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। तो कोई नया बात नहीं है। और बहुत सारा चीज़ है जहाँ पे आप आगे जाके मैकेनिकल अगर इंजीनियर बनिएगा तो आपको बहुत सारा चीज़ आपको आगे चल के मिलेगा। जो भी जैसे हम लोग देखते हैं साइकिल में, जो ये देखते होंगे साइकिल में ऐसा गियर बना रहता है, देखे हैं? तो लगता होगा चाहे तो बहुत आसान काम है, तो घर पे हम लोग भी ऐसे कट करके बना लेंगे। इसमें आगे चलकर आपको इसमें हाइपरबोलॉइड टाइप का इक्वेशन डेवलप करके इसका कटिंग होता है। देखते हैं एक दूसरे में नहीं फर्स्ट टच करता है। इसी टाइप का एक और गियर रहता है, तो ऐसे एक दूसरे में टच जब ओपन होता है तो टच नहीं करता है। तो जो भी आज डे टू डे लाइफ में आप देख रहे हैं जो बहुत आसान लग रहा है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन से डेवलप और बढ़िया से बनाया गया है। एनीवे, तो अच्छा अब ये आपको समझ में आया आई क्रॉस आई जीरो क्यों होगा, जे क्रॉस जे जीरो क्यों होगा, आई क्रॉस के जीरो क्यों होगा। और यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सब ध्यान से देखिएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो एक क्या रहेगा स्टूडेंट? पॉजिटिव जेड एक्सिस, है ना? तो इस पॉजिटिव जेड एक्सिस को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। तो अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि आई क्रॉस जे क्या होगा, तो आई क्रॉस जे के लिए तो हाँ, तो आप यही बोले हैं ना कि सर आई क्रॉस जे के लिए मुझे आई से जे की तरफ मूव करना पड़ेगा, हाँ या ना? थ्रू स्मॉलर एंगल, तो स्मॉलर एंगल तो 90 डिग्री ही रहेगा। तो आई से जे की तरफ मूव करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इसका डायरेक्शन क्या रहेगा? वेरी गुड, बोलिए आउटवर्ड, बोलिए तो एक बार। वेन लेकिन वो जो आउटवर्ड रहे परपेंडिकुलर, वो आउटवर्ड रहेगा, वो किस पे परपेंडिकुलर रहेगा? बोलिए सर एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, हाँ या ना? मतलब प्लेन कंटेनिंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, मतलब एक्स वाई प्लेन। कौन सा प्लेन? अरे ऑब्वियसली एक्स वाई प्लेन पे परपेंडिकुलर कौन होता है? जेड एक्सिस। क्या होता है? जेड एक्सिस। तो जब एक्स आई से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से प्लस आई से आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करके अगर जाते हैं जे के तरफ, तो आपको लिखना तो यही चाहिए था ना कि सर ये लिखिए आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड और कितना एंगल 90 डिग्री। और अब यहां पे और यूनिट वेक्टर क्या लिखें? तो नहीं लगता है सर प्लस के लिखना चाहिए, हाँ ना? और आई का मैग्नीट्यूड कितना है? फास्ट 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, साइन 90 का मैग्नीट्यूड 1। तो लास्ट में क्या बचेगा स्टूडेंट? तो आज के बाद इसको रट जाइएगा, आई क्रॉस जे क्या होता है? के। तो कोई बोलेगा जे क्रॉस आई क्या होगा? ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन में जस्ट
अपोजिट। अब बोलिए जे क्रॉस के क्या होगा? तो यस, तो देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे जे से के पे आ रहा है, नहीं कहाँ से कहाँ पे आ रहा है? तो जे से के पे आ रहा है, तो नहीं लग रहा कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं? अगर इधर से मैं देखना शुरू करूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूं, तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। और इस प्लेन को अगर कंसीडर कर लिया जाए, बाइजेड प्लेन को, हाँ है ना, कौन सा प्लेन को? दिस, ये अगर प्लेन बाइजेड प्लेन है तो नहीं था कि बाइजेड प्लेन, तो यहाँ से आएंगे तो बाइजेड जो मेरा मुझे यूनिट वेक्टर मिलेगा जे क्रॉस के में, जो मुझे यूनिट वेक्टर मिलेगा वो बाइजेड प्लेन पे परपेंडिकुलर रहेगा और अवे फ्रॉम द प्लेन रहेगा, टुवर्ड्स द प्लेन या अवे फ्रॉम द प्लेन। तो नहीं लगता कि प्लस आई हो जाएगा? इसका मतलब है जे क्रॉस के इक्वल टू क्या रहेगा? प्लस आई, ठीक है। और स्टूडेंट के क्रॉस आई क्या हो जाएगा? के क्रॉस जे नहीं बोल रहे हैं, जे। ये तो जस्ट अब यहाँ से एक बात जान गए ना कि आई क्रॉस जे के, तो जे क्रॉस आई माइनस के। क्या इसको दोबारा लिखने का रिक्वायरमेंट है कि सर जे, इस बढ़िया लगेगा जे क्रॉस के आई तो के क्रॉस जे माइनस आई? एक बार आप लिख ही लीजिए इसको, सर जे क्रॉस के आई तो के क्रॉस जे माइनस आई, हाँ है ना? चलिए, तो एक्चुअल में मैं इसको थोड़ा सा कभी कभी भूल जाता था, तो ऐसे तो समझा दिए, बट मैं खुद के लिए इनिशियल स्टार्टिंग के टाइम पे मैं खुद के लिए एक ट्रिक डेवलप किया था। हो सका तो इसको आप लोग भी अगर याद रहे तो कर लीजिए। और ट्रिक ये डेवलप किया था कि आई से जे, आई जे को ऐसे लिख दिया सर्किल में, और आई से जे, आई देखिए तो आई से जे में एंटी क्लॉकवाइज दिखाया है ना, एरो कैसे दिखाया है? तो आई से जे पे जाएंगे, कहाँ से कहाँ? आई से जे पे जाने का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, आई क्रॉस जे, आई पहले रहेगा, हाँ है ना? तो यहाँ इसके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, आई से जे पे जाते हैं, तो आई से जे पे जाने का मतलब है कि आई क्रॉस जे ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? आई क्रॉस जे। यही तो रूल था, ए क्रॉस बी में ए से शुरू करके बी पे जाना है, हाँ है ना? तो आई क्रॉस जे लेंगे तो आगे वाला के मिल जाएगा। ये मैं खुद के लिए एक डेवलप किया था, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट वहां पे था। और जे क्रॉस के लेते हैं तो आई मिल जाए, यस। और के क्रॉस आई लेंगे तो जे। बट ये किसके लिए? ऐसे एंटी क्लॉकवाइज के लिए। इसको क्लॉकवाइज में अप्लाई मत कीजिएगा, तो ये शॉर्टकट एक ट्रिक है, मतलब फास्ट होने के लिए। चलिए, अब आप लोग सब लोग मुझे बताइए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू व्हाट? देखिए, वेरी गुड। अगर ए है बी, और इस पॉइंट से, तो बेस किसको माने? इसे माने या इसे माने? वेरी गुड, एनीवन, यस। तो अगर यहाँ से इसको बेस मानते हैं, तो इस पॉइंट से अगर इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो यही रहेगा ना, हाइट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट। वेरी गुड। अब सपोज कीजिए कि ये एंगल स्टूडेंट में थीटा दे दिया, कितना दे दिया? थीटा। तो क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा इक्वल टू एच बाई बी। तो एच इक्वल टू क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? वेरी गुड। तो क्या यहाँ पे अगर पुट कर देंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा, एच के बदले, है ना?
चलिए अब यहाँ देखिएगा, यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट? देखिए मैं आपको किसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताने जा रहा हूं। यस, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। देखिए कभी कभी होता है ना कि जो लिखा रहता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसका सारा चीज़ को, कंटेंट को नहीं देखते हैं। तो जो भी है फिजिक्स पढ़ने का तरीका एकदम एक एक लाइन पे, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए क्रॉस बी है या ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मॉडुलस मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या था स्टूडेंट? ए बी साइन थीटा, हाँ या ना? ए है वेक्टर ए और ए है वेक्टर बी और इसके बीच का एंगल है थीटा, और ए और बी से तो पैरेललोग्राम बना सकते हैं ना। तो आज के बाद कोई पूछेगा कि व्हाट इज द मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो बोलना है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ऑल्सो गिव एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विच इज फॉर्म्ड बाय वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। फिर से बोलें, ए क्रॉस बी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो गया स्टूडेंट? ए क्रॉस बी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विच इज फॉर्म्ड बाय वेक्टर ए एंड बी। क्योंकि आप अगर ऐसे करते कि ए और बी और इसको पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर लेते, ए है ए और ए है बी, और यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट, तो हाइट तो यही रहता ना, बी साइन थीटा, हाँ या ना? इसलिए पहले मैं उस वहाँ पे दिखा दिया, तो वहाँ जैसे ही लिखा होगा तो शायद आप लोगों से बहुत लोग को माइंड में स्ट्राइक कर गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, हाँ या ना? तो क्या अब इस पर और भी कुछ बोलने के लिए मिले रह गया या आप लोग समझ गए? तो ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि दो वेक्टर दिया रहेगा, दोनों के बीच का एंगल 60 दिया रहेगा, और वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दिया रहेगा, और पूछा जाएगा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी से बनने वाला पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा। तो एक्चुअली वो 9th क्लास का चीज़ आप जान रहे हैं, बट हो सकता है कि वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं ध्यान दिए, करेक्ट। बट थोड़ा सा मैं आपको रोक कर यहाँ पे विजुअलाइज करवा दिया कि देखिए यही है, तो एक लाइन लिख लेना चाहिए आप लोग को। लिख लिए हैं या लिखवाना पड़ेगा? लिख लीजिए सब लोग। तो ये एरिया क्या है? ये एरिया है किसका? इस पैरेललोग्राम का। अब देखिए इसका एक और एप्लीकेशन, ए का वैल्यू 10 और बी का वैल्यू 6 ऐसा कोई दे दिया, अब तब पूछा कि ए और बी से आपको पैरेललोग्राम के जैसा कुछ बनाना है, तो मैक्सिमम एरिया बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड। तो मैं यस, यहाँ से समझ में आ गया? यस का मतलब है, तो ये नहीं रहता कि 9th क्लास का भी मैथ हम लोग अच्छा हो गया, वेक्टर तो अच्छा ही हो ही गया, बट यहाँ पे 9th क्लास का भी मैथ, 9th या 10th में कुछ ऐसा ज्योमेट्री होगा नहीं? ओके। अब ये बताइए कि ये है वेक्टर ए, अब इसको लिखना नहीं है, इसको ये है वेक्टर बी। अच्छा, इसको अगर ए और बी के लेंथ को सेम रखते हुए अगर इसको नीचे ऐसे और इधर लेते जाएंगे तो एरिया ज़्यादा बनेगा या कम होते जाएगा? और भी कम कर देंगे तो मतलब और भी नीचे इधर ले आएंगे तो और भी कम होगा, और अगर ऐसे कर दिए तो 0 होना भी चाहिए। जब दोनों कोलिनियर हो गया तो लाइन में क्या आपको मिलेगा क्या एरिया?
नहीं मिलेगा। तो यहाँ से इसका मतलब वो तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ही था कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड एरिया देता है और दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड एरिया और एरिया जीरो। तो एरिया जीरो तो तभी होगा ना जब दोनों वेक्टर ऐसे कोइंसाइड कर जाए, हाँ या ना, या तो कोइंसाइड कर जाए और नहीं तो 180 बना ले, या तो ऐसे आके 0 डिग्री बना ले और नहीं तो 180 बना ले। करेक्ट? दोनों के चलिए क्या किसी वेक्टर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 डायमेंशन में? और पहले टू डायमेंशन का देख लेते हैं। तो मुझे कार्टेशियन सिस्टम में A क्रॉस B का वैल्यू बताइए। इन कार्टेशियन सिस्टम A क्रॉस B क्या होगा? तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे ऑर्डर इम्पॉर्टेंट होता है। इसका मतलब जो पहले है उसको पहले ही लिखना है, क्योंकि A क्रॉस B और B क्रॉस A में ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है ना। ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि A क्रॉस B का जो वैल्यू रहेगा वही B क्रॉस A का रहेगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो यहाँ पे अब क्या करना है आपको कि यहाँ पे AXI इस टर्म को पहले लाना है। इस टर्म को क्या लेना है? और इसका इसके साथ क्रॉस और फिर इसका इसके साथ क्रॉस। तो जब AXI का BXI के साथ, तो I क्रॉस I क्या लिखवाए हैं? 0। तो पहला टर्म तो हो गया 0, हाँ या ना। और अब बताइए I क्रॉस J क्या होता है स्टूडेंट? तो क्या लिख सकते हैं? AX BY, हाँ है ना, AX BY के देखिए तो सही है। हाँ बोलिए। किसी का ऑडियो थोड़ा डिस्टर्ब है, उसके बाद थोड़ा ऑडियो को सही कीजिए, मैं फिर से इस पे आ रहा हूँ। चलिए आप सबसे पहले मुझे ये समझाइए, I क्रॉस I क्या लिखेंगे स्टूडेंट? और I क्रॉस J क्या लिखेंगे? ये बताइए। ये तो अभी पढ़ाए हैं, इतना याद है? चलिए अब यहाँ पे मैं आपको कार्टेशियन सिस्टम में दो वेक्टर दिया 2 डायमेंशन में, A इक्वल टू ए, अच्छा वेक्टर A को कार्टेशियन सिस्टम में कैसे लिख सकते हैं? A इक्वल टू AXI प्लस AYJ लिख सकते हैं। और वेक्टर B को BXI प्लस BYJ ये भी लिख सकते हैं। अब मुझे निकालना है A क्रॉस B। तो A क्रॉस B, जैसे A डॉट B निकालने का 2 मेथड था ना। एक तो मेथड था AB कॉस थीटा और एक मेथड कार्टेशियन सिस्टम से भी तो था A डॉट बी इक्वल टू AX BX। किसी का ऑडियो बहुत डिस्टर्ब रहता है, प्लीज देख लीजिएगा। तो A डॉट बी निकालने का 2 तरीका, एक है AB कॉस थीटा पहला तरीका, एक था कार्टेशियन सिस्टम में A डॉट बी इक्वल टू AX BX प्लस A बाई B बाई प्लस AZ BZ, हाँ या ना। इन सिमिलर फैशन A क्रॉस B का 2 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का भी 2 तरीका, एक AB साइन थीटा n कैप और एक कार्टेशियन सिस्टम से भी तो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल
यहाँ पे मेरा दो वेक्टर है a इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, अब b वेक्टर है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे, तो a क्रॉस b इक्वल टू हम लोग लिखेंगे ए एक्स आई ए वाई जे क्रॉस बी एक्स आई प्लस बी वाई जे। अब पहले हम लोग इस टर्म को लेते हैं स्टूडेंट, कौन सा टर्म को बोलिए, एक्स आई, और इस एक्स आई को इन दोनों के साथ 1 बाई 1 क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। क्या करेंगे, तो इस एक्स आई का अगर बी एक्स आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कीजिएगा तो आपको नहीं लगता है कि आप ए लिखेंगे ए एक्स बी एक्स, यहां देखिएगा, और आई क्रॉस आई है ना, एक्स बी एक्स और आई क्रॉस आई, फिर क्या लिखेंगे स्टूडेंट, एक्स बी वाई, और क्या लिखेगा आई क्रॉस, यहां पे आई पहले है तो आई को पहले ही रखना है क्योंकि यहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या सेम होता है, नहीं होता है, इसलिए यहां पे जहां से आप जिसका ले रहे हैं उसको पहले, देखिएगा हर केस में मैं इस आई को पहले रखा हूं। अब प्लस, अब इसको लीजिए, इसका सब के साथ 1 बाई 1 क्रॉस प्रोडक्ट कर लिए, तो अब इस टर्म के साथ अब क्या लिखेंगे ए वाई, और यहां पे क्या है बी एक्स, और यहां पे पहले क्या है देखिए जे, क्या है स्टूडेंट, तो क्या लिखना है जे क्रॉस आई। ओके स्टूडेंट, और प्लस जे क्रॉस जे क्या हो जाएगा, अब यहां पे आपको 4 टर्म मिला है, किसमें इसमें कौन सा 2 टर्म जीरो हो जाएगा, वेरी गुड, तो बचा क्या स्टूडेंट, और आई, एक आई क्रॉस जे क्या होता है बोलिए के, और जे क्रॉस आई क्या होता है माइनस के, वेरी गुड, तो यहां पे इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या मिल गया, ए क्रॉस बी इक्वल टू मिल गया ए एक्स बी वाई, अब बी एक्स और ए बाई बी एक्स माइनस के, हाँ है ना, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, और आई के को बाहर कॉमन लेते हैं, हाँ है ना। चलिए ये बताइए स्टूडेंट, राइट हैंड साइड के क्वांटिटी को देखिए, यहां तक समझ में आ गया कि ए क्रॉस बी ए आया। अब राइट हैंड साइड के क्वांटिटी को देखिए, तो अगर कोई पूछेगा कि राइट हैंड साइड का जो वेक्टर है वो वेक्टर किस एक्सिस के अलोंग है, वेरी पॉजिटिव नहीं बोले, जेड नहीं बोलेंगे, लेकिन ये डैम से बोलेंगे सर अलोंग जेड एक्सिस, पॉजिटिव से नहीं बोलेंगे कि इसका वैल्यू मुझे नहीं पता है, इसका वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है, हाँ ना, ये तो कैलकुलेट कर, मैं ये बोल रहा हूं कि इस ब्रैकेट का वैल्यू स्टूडेंट आपको पता है, तो जब नहीं पता है तो हम लोग सिर्फ यही बोल सकते हैं अलोंग जेड एक्सिस, क्या बोल सकते हैं अलोंग, अब इसका वैल्यू पॉजिटिव रहेगा तो अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस बोलेंगे, इसका वैल्यू निगेटिव रहेगा तो अलोंग निगेटिव जेड एक्सिस बोलेंगे, तो ठीक है, लेकिन इतना तो बोल सकते हैं ना कि सर राइट हैंड साइड का क्वांटिटी का में जो वेक्टर मिला है और 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ही होता है, क्या होता है वेक्टर ही होता है, तो राइट हैंड साइड में जो वेक्टर मिला है वो अलोंग जेड एक्सिस है, करेक्ट, तो ये होना भी चाहिए था। देखिए क्यों होना चाहिए था, आपने जो 2 वेक्टर सिलेक्ट किया स्टूडेंट, यहां देखिए ये वेक्टर आपका किस प्लेन में था, इस वेक्टर का क्या एक मिनट, लेट मी फिनिश, ये वेक्टर का क्या जेड कंपोनेंट है, नहीं है, तो आज के बाद किसी वेक्टर का
जेड कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट ही है, इसका मतलब डैम श्योर ओ वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है। कौन सा प्लेन में है? तो आपका वेक्टर है एक्स वाई प्लेन में था, है या ना? अब वेक्टर बी भी किस प्लेन में था? यस। और मान लेते हैं कि मेरा है ए एक्स वाई प्लेन, हाँ या ना? और मेरा वेक्टर ए वेक्टर था, वेक्टर ए एक्स वाई, मान लेते हैं मेरा वेक्टर है ए एक्स वाई प्लेन में, और ये मेरा वेक्टर बी भी था किस प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में। तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा वो ए और बी पे परपेंडिकुलर होगा, हाँ या ना? मतलब एक्स वाई प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा, और एक्स वाई प्लेन पे परपेंडिकुलर मतलब जेड एक्सिस, हाँ है ना? तो लॉजिकली जो होना चाहिए था वही तो हो रहा है। लॉजिकली जो होना चाहिए था वही क्या रहा है? वो हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है, समझ गए? इस दैट्स वाई मैंने कुछ समझाना था, इसलिए पहले मैंने इस वेक्टर का दो ही कंपोनेंट लिया, एक एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, और इस वेक्टर को मैं किस प्लेन में रखा? एक्स वाई प्लेन में। इसका मतलब आज के बाद किसी वेक्टर का अगर जेड कंपोनेंट 0 है और सिर्फ दो ही कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, तो वो वेक्टर एक्स वाई प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है। कौन सा प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में। तो मेरा वेक्टर ए और बी दोनों एक्स वाई प्लेन में है, तो मैंने यहाँ पे एक्स वाई प्लेन दिखा दिया, समथिंग लाइक दिस। एक डायग्राम बनाया एक्स वाई प्लेन का, और एक वेक्टर ऐसे ले लिया, वेक्टर ए और ये मेरा वेक्टर बी, ऐसे आपको समझाने के लिए। और ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी तो परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो हो गया इस प्लेन पे, बट ये प्लेन तो मेरा एक्स वाई प्लेन है, तो एक्स वाई प्लेन पे परपेंडिकुलर मतलब अलोंग विच एक्सिस? जेड एक्सिस। पहला ऑब्जर्वेशन देखिए। अब होता क्या ना कि जैसे हम लोग एक काम ये भी कर सकते थे कि यहाँ तक आ गया, हाँ जी देखो यहाँ तक आ गया, काम खत्म, बट मैं सोचा कि 1 मिनट रुकना चाहिए था, तो वही मैं रुक कर आपको विजुलाइज करा रहा हूँ कि देखिए मेरा दो वेक्टर जो था वो एक्चुअली एक्स वाई प्लेन और एक्स वाई प्लेन में ही था, दोनों वेक्टर मेरा एक्स वाई प्लेन में था, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली एक्स वाई प्लेन पे परपेंडिकुलर रहता, तो अलोंग जेड एक्सिस, तो आ भी रहा है। यस, चलिए, यस, ये तो होना ही था ना, ये तो डिफाइनिंग ही है, बस उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं। चलिए एक और बात यहाँ पे कि ध्यान से देखिएगा, ए क्रॉस बी क्या है? दो वेक्टर है या एक वेक्टर है? तो यस, तो ए क्रॉस बी के लिए हम लोग नाम दे सकते हैं सी। तो सी के लिए क्या है स्टूडेंट? ए एक्स बी वाई और माइनस ए वाई बी एक्स, हाँ या ना? तब बोलेंगे कि यहां पे सी का जेड कंपोनेंट बताइए, कौन सा कंपोनेंट? एक्स बी वाई माइनस ए वाई। तो बताइए इस वेक्टर सी का जो जेड कंपोनेंट है, उस जेड कंपोनेंट का में क्या ए जेड और बी जेड है? खैर यहां तो लिए भी नहीं थे, बट आगे चलकर अभी के लिए, अभी जो मैं सोच रहा हूं या जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको नेक्स्ट क्लास में मैं बढ़िया से लूंगा, ठीक है? आगे चलकर देखिएगा ए क्रॉस बी में जो ए क्रॉस बी जो वेक्टर मिलेगा लाइक सी, उसका उसका भी तो एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट होगा। तो ए क्रॉस बी का एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट निकालेंगे, और वहां पे एक ऑब्जर्वेशन आपको बताऊंगा। तो आज के लिए क्लास इतना ही रहने दीजिए। यहां तक समझ में आ गया? हाँ, वो नहीं, मैं जानबूझ के अभी प्लेन में ही वेक्टर को ले रहा था।